वर्ल्ड ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर, अक्षांश व देशांतर। मतलब अपन पृथ्वी का पहले एक बार पृथ्वी का सामान्य परिचय लेते हैं, पृथ्वी है क्या, है ना। और पृथ्वी के सामान्य परिचय में हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे अक्षांश व देशांतर। तो एक लाइन लिख के शुरू करेंगे। पृथ्वी 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 पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष की निरपेक्ष स्थिति पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष की निरपेक्ष स्थिति किसी स्थान विशेष की निरपेक्ष स्थिति जानने के लिए स्थान विशेष की निरपेक्ष स्थिति जानने के लिए पृथ्वी को दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है। काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है, जिन्हें अक्षांश व देशांतर कहा जाता है। जिन्हें अक्षांश व देशांतर कहा जाता है। एक पॉइंट और, अक्षांश क्षैतिज होते हैं। अक्षांश क्षैतिज होते हैं, जबकि देशांतर अक्षांश क्षैतिज होते हैं जबकि देशांतर ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ है। अक्षांश वो देशांतर ऊर्ध्वाधर होते हैं, बस पेन बंद करें और जरा इधर देखें। अच्छा, एक यहां शब्द का यूज किया है इन्होंने, क्या, निरपेक्ष स्थिति, है ना। निरपेक्ष स्थिति समझिए ना। किसी स्थान विशेष है ना, किसी वस्तु विशेष की निरपेक्ष स्थिति, इसका मतलब क्या है। तो स्थिति दो प्रकार की है ना, एक सापेक्ष स्थिति और एक निरपेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति क्या है, जैसे मान लो किसी ने पूछा कि ये वस्तु ए कहाँ है, उसकी स्थिति, उसकी लोकेशन कहाँ है, तो अपन बताएंगे कि ये इस वस्तु ए वस्तु बी के दक्षिण में है, उत्तर में है, पूर्व में है, उसके पीछे है, उसके आगे है, उसके नजदीक है। मतलब इसकी स्थिति बताने के लिए हमें वस्तु बी की क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है। ऐसी स्थिति कहलाती है सापेक्ष स्थिति। और हम सामान्यतः इसी तरह बताते हैं, स्थितियां सामान्यतः सापेक्ष ही होती हैं, है ना। कब वो पूछा तो कोचिंग कहाँ है, पेट्रोल पंप के सामने, दूसरी तरह से बनाया जाता है, मोटरसाइकिल की दुकान है बगल में, उसके इधर। मतलब एक चीज हमें चाहिए जिसका रेफरेंस लेकर हम उसकी स्थिति को बताते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये वस्तु ए ऐसे स्थान पर है जहां कोई वस्तु बी है ही नहीं, जैसे गहरे समुद्र में, है ना, गहरे समुद्र में या समुद्र के आंतरिक भागों में कोई जहाज है और वहां हम पूछते वो जहाज कहाँ है, इस समय कहाँ है, तो हम कैसे बताएं उसको कि वो जहाज कहाँ है ना। फिर हमें जरूरत पड़ेगी
किसकी? निरपेक्ष स्थिति की। और निरपेक्ष स्थिति उस जाली की, या फिर ऐसे मान लें अंतरिक्ष में कोई वस्तु है, बीच में वायुमंडल में कोई वस्तु है, तो उसकी हम स्थिति कैसे बताएं, कैसे बताएं? या फिर ऐसे मान लें कोई स्थिति वस्तु ए है, फिर उसके आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो हमारे लिए अज्ञान है, हम उनको जानते नहीं, तब हम स्थान की स्थिति कैसे बताएं? या मान लो कोई एक व्यक्ति है ए, वो खड़ा हुआ है यहां पर, लेकिन वो बोल नहीं सकता, उसकी स्थिति हम कैसे पूछें? है ना? ये कई कंडीशंस ऐसी हैं जहां सापेक्ष स्थिति से काम नहीं चलेगा, वहां कौन सी स्थिति चाहिए? निरपेक्ष स्थिति चाहिए। तब इसको बताने के लिए फिर हम किसका यूज करेंगे? फिर हम यूज करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का, अक्षांश और देशांतरों का। तब हम कहेंगे कि वह स्थान इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और इतने डिग्री उत्तरी देशांतर पर या पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो आप गूगल मैप वगैरह देखेंगे तो वहां अक्षांश देशांतर से स्थितियां बताई जाएंगी, है ना? स्मार्ट कैमरा वगैरह है, वहां भी यही बताया जाएगा। अगर मुझे मोबाइल की लोकेशन चेक करनी है कि मेरा मोबाइल कहाँ है, या किसी व्यक्ति की लोकेशन चेक करनी है, तो वो अक्षांश देशांतर का ही यूज किया जाएगा। तो एक लाइन जो पहली हमने लिखी है वो क्या लिखी है? किसी स्थान विशेष की कौन सी स्थिति? निरपेक्ष स्थिति जानने के लिए हमने क्या किया है? पृथ्वी को दो रेखाओं में, दो काल्पनिक रेखाओं में विभाजित किया है, जिनमें से एक रेखाएं तो इस तरह से खींची जाएंगी और कुछ रेखाएं इस तरह से खींची जाएंगी। जो रेखाएं इस तरह से खींची जाएंगी, और इस तरह का मतलब जो रेखाएं क्षैतिज खींची जाएंगी उनको तो हम कहेंगे अक्षांश, और जो रेखाएं इस तरह खींची जाएंगी यानी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊर्ध्व ऊपर और अधर नीचे, जो ऊपर से नीचे की ओर खींची जाएंगी उनको हम कहेंगे क्या? देशांतर। तो अक्षांश और देशांतरों का प्रमुख उपयोग क्या है? तो प्रमुख उपयोग, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? वो निरपेक्ष स्थिति को जानने के लिए खींची गई। ठीक है, ये तो हुआ सामान्य परिचय कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अब नंबर 1 लिखेंगे अक्षांश। ठीक, एक बार एक मैप के माध्यम से समझता है ना। कई चीजें ऐसी हैं, मिथक हैं, जो वो उनको समझना जरूरी है ना, वो चित्र के माध्यम से ही अपनी समझ में आएंगे, अन्यथा दिक्कत होगी। ठीक है, एक मैप ले लेते हैं इनमें से, ये इस, ठीक है। देखिए ये कुछ लाइंस है ना, ये वाली जो लाइन है मतलब इस तरह से ये जो खींची जा रही है, इस तरह से जो खींची जा रही है, यानी ऊर्ध्व ऊपर से खींची गई है, किधर? नीचे की ओर। तो ये तो क्या हुए? देशांतर हुए, है ना, ये देशांतर। ठीक है, कुछ लाइनें हैं जो इस तरह से खींची गई हैं, ये तो ये क्या है? क्षैतिज लाइनें हैं, तो ये क्या हुई? अक्षांश। ठीक है, अब मान लो हमें किसी स्थान, जैसे हमें किसी स्थान को बताना है, तो हम दो चीजों का यूज करेंगे, एक तो उसके अक्षांश का यूज करेंगे और एक उसके देशांतर का यूज करेंगे, और दोनों चीजों को हम बता देंगे, तब फाइनल हो जाएगा कि यह स्थान कहाँ स्थित है, या उसकी स्थिति को तब हम डिनोट कर पाएंगे। एक बात तो ये होगा, ठीक। दूसरी चीज ये देखें, अपन ये कह रहे हैं कि ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, तो क्या वास्तविक चित्र में इनको रेखाएं कहा जा सकता है? नहीं है, ये रेखाएं नहीं है। देखो ये या अक्षांश से बात करें, इस अक्षांश की बात करें, इसकी क्या ये आपको रेखा लग रहा है? नहीं, ये वृत्त है। जानते समझिए ना क्या बात है? अच्छा, मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे अब पृथ्वी है और वो गोल है, और अक्षांश किस तरह खींचे जाएंगे? इस तरह से खींचे जाएंगे, ऐसे। अब मान लो इस अक्षांश को मैं निकालना चाहता हूं, बाहर निकालना चाहता हूं, तो बाहर निकाल के ये मैंने रख दिया, तो ये किस तरह का दिखाई देगा? इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये रेखा नहीं है, बल्कि ये वृत्त है ना। अपन यूज में रेखा शब्द ले लेते हैं, नहीं कई कई किताबों में आपको लिखा मिलेगा आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। इसका मतलब ये वास्तविक रूप में वृत्त है। ठीक है,
तो हेडिंग बनाएंगे अक्षांश। पहले एक बार अक्षांश हमने पढ़ते, ठीक है, फिर देशांतर लेंगे। अक्षांश और फर्स्ट पॉइंट लिखे, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की क्षैतिज कोणीय, ये लाइन बहुत जरूरी है, किसी स्थान की क्षैतिज कोणीय दूरी, किसी स्थान की क्षैतिज कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। क्षैतिज कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, जो रेखाएं नहीं बल्कि वृत्त होते हैं। रेखाएं नहीं बल्कि वृत्त होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये आपको रेखा लग रहा है ना, इस चित्र में रेखा लग रहा है, नहीं वास्तव में ये रेखा नहीं है, बल्कि वो इस स्टाइल में है, ठीक है। अब मैंने मान लो इसको यहां से ये बीच वाली लाइन मैंने मान लो यहां ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब मैं इस अक्षांश को यहां से निकाल रहा हूं, तो निकाल के ये कुछ इस तरह का दिखेगा हमको, ठीक है। फिर ये इस वाले को निकाला, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर इसको निकाला, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर ये जो बीच वाला है उसको निकाला, ये इस तरह से दिखेगा, फिर क्रम से फिर निकालते जा रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो एक तो ये तय हुआ कि ये वृत्त है, और इन सभी वृत्तों का केंद्र एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए ये वृत्त कैसे हैं, ये संकेंद्रीय वृत्त है, कॉन्सेंट्रिक वृत्त है। तो ये वृत्त होते हैं, दूसरा संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, और तीसरे नंबर पर इनका व्यास या इनकी त्रिज्या कम होती जाती है किधर जाने पर, केंद्र से ध्रुवों की ओर जाने पर। केंद्र से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे, इनका व्यास चाहे तो आप इधर की ओर चले या इधर की ओर चले, या हम ऐसे कह दें इनका व्यास क्रमशः कम होता जाता है अगर उत्तर की ओर चला जाए या दक्षिण की ओर चला जाए। तो उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर इन व्यासों का या इन वृत्तों का या संकेंद्रीय वृत्तों का व्यास या त्रिज्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सबसे कम त्रिज्या किस वृत्त की होती है, जो ध्रुव पर स्थित होता है, और सबसे अधिक त्रिज्या या सबसे बड़ा वृत्त बोलो कौन सा होगा, केंद्र पर होगा, या जिसे हम बोलेंगे भूमध्य रेखा होगा। यानी ये वाला जो है ना, ये सबसे बड़ा वृत्त है, सर्वाधिक त्रिज्या इस वृत्त की। और यहां से ध्रुवों की ओर जाने पर, या ऊपर की ओर जाने पर, या नीचे की ओर जाने पर, या उत्तर की ओर जाने पर, या दक्षिण की ओर जाने पर, इनकी त्रिज्याओं में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। और सबसे छोटा वृत्त कौन सा होता है, ध्रुवों पर होता है। क्लियर ये बात, ठीक है। जब अपन लिखेंगे ना, ये संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, ये संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, जिनकी त्रिज्या या व्यास ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होता जाता है, अगला पॉइंट, पृथ्वी पर
पृथ्वी पर सबसे बड़ा पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त भूमध्य रेखा पर, सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त भूमध्य रेखा पर एवं सबसे छोटा अक्षांशीय वृत्त ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर होता है। नोट लगा के एक लाइन, भूमध्य रेखा पृथ्वी का पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त, भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त मानी जाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त मानी जाती है। ठीक है, ये 3-4 बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जा लगे, अच्छा भूमध्य रेखा कौन सी, ये। अब इस लाइन से हम चले इस दिशा में, इस दिशा में चलने का मतलब क्या है, हम किस दिशा में चल रहे हैं, उत्तर की ओर, है ना। और इस लाइन से अगर हम चलें इस दिशा में, और इस दिशा में चलने का मतलब हम चल रहे हैं दक्षिण की ओर। ठीक है, तो अगर कागज पर डायरेक्शन इस तरह होती है, ईस्ट वेस्ट, ये साउंड का ही है रही, ठीक है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ऊपर और ये साउथ। ठीक है, तो हम अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं इसका मतलब हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, और अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं इसका मतलब हम साउथ की ओर या दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये लाइन क्या पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है, और इसके उत्तर की ओर का जो भाग है उसको गोलार्ध, गोला का आधा, और कौन सा, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और इससे दक्षिण का जो सेक्शन बचा हुआ है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये तो उत्तरी गोलार्ध क्या हुआ, भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग, और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला भाग। ठीक है, 0 डिग्री से या भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जो भी अक्षांश होंगे उनको कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण की ओर जो अक्षांश होंगे उनको कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, भूमध्य रेखा से इधर की ओर जो ध्रुव है उसे कहेंगे हम उत्तरी ध्रुव, और इधर की ओर यानी दक्षिण की ओर जो ध्रुव है उसको हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो ये सामान्य पक्ष है। उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, उत्तरी अक्षांश कौन से होते हैं, दक्षिणी अक्षांश कौन से होते हैं, और उत्तरी ध्रुव क्या है और दक्षिणी ध्रुव क्या है। तो एक लाइन में पहले जाकर कंप्लीट कर लिखें, एक लाइन, भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश व दक्षिण की ओर दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण की ओर दक्षिणी अक्षांश स्थित होते हैं। दक्षिणी अक्षांश स्थित होते हैं। अगला पॉइंट,
भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। दो समान भागों में विभाजित करती है। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक, अब जरा चित्र की ओर देखें। अच्छा, एक चीज में बताओ, ये एक अक्षांश है और ये एक अक्षांश, ठीक है। यहां इस स्थान पर इन दोनों के बीच की दूरी और यहां दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी? समान होगी। एक बार जरा देशांतर में देख, एक देशांतर ये है और एक देशांतर ये है, ठीक है। इस स्थान पर इनके बीच की दूरी और इस स्थान पर इनके बीच की दूरी क्या अलग अलग नहीं? अलग अलग है। ध्रुवों पे तो और भी कम है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़े हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई है? अधिक हो गई है देशांतरों में। लेकिन अक्षांशों में कहीं भी किसी भी स्थान पर देख लें, दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी जो है ना वो समान होगी। इसीलिए इनको समानांतर वृत्त भी कहते हैं, जिनके बीच की दूरी सभी स्थानों पर कैसी होती है? समान होती है। और इस दूरी का मान भी होता है 111 किलोमीटर। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जो हर स्थान पर समान होती है। इसीलिए इनको हम समानांतर वृत्त भी कहते हैं। तो ये संकेंद्रीय वृत्त है और ये समानांतर वृत्त है। अच्छा, ये अक्षांश एक हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से हम चलेंगे तो यहाँ जो लास्ट अक्षांश होगा वो होगा 90, ठीक है। तो यहाँ 1 से लेकर और यहाँ तक कितने अक्षांश हो गए? 90, ठीक है। फिर यहाँ ये 0 होगा, यहाँ 1 से शुरू होगा 1, फिर 2 3 4 5 और इस तरह से यहाँ 90। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अक्षांश हो गए? 90, ठीक। अगर हम टोटल अक्षांश देखेंगे, टोटल कितने हो गए, तो भाई 90 प्लस 90 प्लस 1 यानी 181। तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। ये बात तो ये क्लियर हुई। 181 है कुल अक्षांश, समानांतर वृत्त होते हैं, दूरी इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जो सभी स्थानों पर कैसी होती है? समान होती है। पर एक चीज थोड़ा ध्यान रखें, वैसे हकीकत देखी जाए ना तो इनकी संख्या अनंत होती है ना। ये अपन 181 कुछ किताबों में लिख दिया है कि 181 होती है, लेकिन वास्तव में इनकी संख्या अनंत होती है। क्यों होती? एक एग्जांपल से समझो। जैसे ये 23.5 डिग्री एन और ये 23.5 डिग्री एस, क्या ये अक्षांश नहीं है? ये अक्षांश, ये तो बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश और है। कर्क रेखा और मकर रेखा जिनको कहते हैं हम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश, ठीक है। क्या इस अक्षांश को ये जो 181 है उनमें जोड़ा गया है या नहीं? नहीं जोड़ा गया। तो इतने महत्वपूर्ण अक्षांश को आपने छोड़ दिया। ये अक्षांश नहीं है क्या? ये भी अक्षांश, इसको भी नहीं जोड़ा गया आपने। हर स्थान का कोई न कोई अक्षांश होता है, लेकिन हम अगर एक अक्षांश को पूर्ण संख्याओं को देखें, अगर कंप्लीट नंबर्स को देखें, तब ये 181 बनती है। नहीं, वास्तव में हर स्थान का कोई न कोई अक्षांश होता है और वो पॉइंट में डेड डैश करके दिखाया जाता है।
तो वास्तव में इनकी संख्या अनंत होती है, लेकिन अगर एक को एक कंप्लीट माना जाए तब इनकी संख्या निकल के आती है बड़ी। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक, एक दो पॉइंट में ये दोनों बातों ने लिख के खत्म कर लिखे। अक्षांश, अक्षांश समानांतर वृत्त, अक्षांश, अक्षांश समानांतर, अक्षांश समानांतर वृत्त होते हैं। अक्षांश समानांतर वृत्त होते हैं जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी सभी स्थानों पर, जिनके बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान, सभी स्थानों पर समान 111 किलोमीटर होती है। सभी स्थानों पर समान 111 किलोमीटर होती है। लास्ट पॉइंट, इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या अनंत, इनकी संख्या अनंत ऑब्लिक 181, 181 पर राजस्थान सरकार का कॉल तो करते हैं अपन 181 पे, कंप्लेंट वगैरह करनी हो तो अपन राजस्थान गवर्नमेंट के नंबर है ये 181, 181 पर कॉल करो, वहां रजिस्टर करो। हाँ क्या वो उठावत ना, हाँ नहीं होता, ठीक है, वो एक्शन, एक्शन होता है या नहीं होता है वो मामला नहीं है, लेकिन 181 हमें याद करना है तो वो वहां से याद कर सकते हैं ना। 181 पे कॉल भी करते हैं अपन, तो इनकी संख्या 181। अच्छा ये अपन अनंत और ऑब्लिक 181 दोनों लिखा है ना। ये चीज अपन यहाँ लिख नहीं रहे हैं कि मतलब क्यों ऐसा होता है, लेकिन वो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि अनंत भी लिखा है और 181 भी लिखा है, वो क्यों लिखा है। ठीक है, अनंत ऑब्लिक 181 होती है। यहाँ तो हो गया सबका। ठीक, एक हेडिंग बनाएंगे छोटी सी, प्रमुख अक्षांश, प्रमुख अक्षांश। अब अक्षांश तो अनंत है, 181 मान लो, लेकिन क्या सभी अक्षांशों को पढ़ना है? नहीं पढ़ना। तो फिर कौन कौन से अक्षांशों को पढ़ना है वो एक बार देख लेना। यहाँ से तो दिख रहा है ना बोर्ड के लिए? अच्छा देखिए एक बार, ये पृथ्वी और ये अक्षांश है ना। ये अक्षांश, ठीक, कौन सा? 0 डिग्री। ठीक, इससे ऊपर उत्तरी अक्षांश होंगे और इसके नीचे यानी दक्षिण की ओर दक्षिणी अक्षांश। ठीक, एक अक्षांश इसको पढ़ना है अपन को, और ये है 23.5 डिग्री एन, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, एक अपना हो गया कौन सा? ये 0 डिग्री। ठीक है, बीचों बीच वाला। एक और है यहां पर है, कौन सा है? 23.5 डिग्री एस, यानी कि दक्षिणी अक्षांश। ये किसको पढ़ना है? ये महत्वपूर्ण अक्षांश है। एक और है यहाँ 66.5 डिग्री एन, और एक और है यहाँ 66.5 डिग्री एस। ठीक है, एक और है यहाँ 90 डिग्री एन, और एक और है 90 डिग्री। इतने अक्षांशों को हमें पढ़ना है। और कितने है ना? 1 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रमुख अक्षांश। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा कहते हैं, 23 डिग्री एन कर्क रेखा कहते हैं, 23 डिग्री एस मकर रेखा कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत आ गई तो बस ये दोनों बात। अच्छा, इन दोनों में से एक तो है आर्कटिक वृत्त और एक है अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिक। लेकिन कौन सा है? ये
66.5 डिग्री एस, यानी ए वाला, ए कौन सा है इनमें से? ये अंटार्कटिका है कि आर्कटिक है? मतलब कंफर्म हो तो ही बताइए, कंफर्म हो, कंफर्म कौन है पहले जो बताओ, आप गलत नहीं निकल जाए फिर वो। ये कौन सा है? अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये क्या याद कर लो ना, एक अपने आप याद हो ही जाएगा। ये कौन सा हुआ? अंटार्कटिक। तो फिर ये कौन सा हुआ? आर्कटिक। ठीक है, जाए कैसा याद रखते हैं कि ये अंटार्कटिक है, एक अपने पास महाद्वीप है अंटार्कटिक महाद्वीप, और वो कहाँ है? वो वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ है सबसे नीचे। तो ये अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो उसके नजदीक ही होगा क्या? अंटार्कटिक वृत्त। क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप पृथ्वी के नीचे है यानी दक्षिण में है, तो अंटार्कटिक वृत्त भी कौन सा है? दक्षिण में है। ये याद हो जाएगा तो ये तो हो ही जाएगा अपने आप, एक ही बचा है अपने पास, कौन सा? आर्कटिक वृत्त। ठीक है, एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। नंबर 1 लिखेंगे 0 डिग्री अक्षांश, हेडिंग आ रही है प्रमुख अक्षांश। नंबर 1 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, यहाँ से अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे, अब आज ही इतना मत खींचो।